गुड इवनिंग फ्रेंड। शुरू करते हैं पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ का चैप्टर 9 और लेक्चर नंबर 11। इससे पहले एक दो बात कर लेते हैं, जरा सोचते हैं और चीज़ें। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई विचार के बारे में हम बात करते हैं, तो विचार कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है। तो हम कहेंगे कि भाई इनकमिंग इम्पल्स जो है अंदर आता है, मेमोरी पैटर्न को मिलता है और विचार बनता है। ठीक है, पर इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है उससे पहले क्या प्रक्रिया होती है वो सोचा है? पर इनकमिंग इम्पल्स क्या, कैसे, किस चीज़ का आता है? तो बात यह है कि मानो कि मैं कोई चीज़ को देखता हूँ बाहर, एक वस्तु है, विषय है, सब्जेक्ट है, और जब मेरा अटेंशन उसके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है कि वो जो वस्तु है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं छोटे 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 मैग्नेटिक पार्टिकल्स के अंदर, और वो जो है वो इनकमिंग इम्पल्स के रूप में हमारे अंदर आते हैं। तो इनकमिंग इम्पल्स क्या है? हकीकत में वो चीज़ का, वो वस्तु का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स है। तो वो पार्टिकल्स हमारे अंदर आते हैं और फिर हम जानते हैं कि वो मेमोरी पैटर्न को मिलते हैं और विचार बनते हैं। तो इनकमिंग इम्पल्स का ओरिजिनल स्वरूप ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल। मैं बाहर एक पेड़ को देखता हूँ या एक व्यक्ति को देखता हूँ या एक मकान को देखता हूँ, तो जिस मोमेंट पर मेरा अटेंशन वो उसके ऊपर जाता है तो वो चीज़ नहीं रहती है, जैसे हम अभी देखते हैं इस तरह के नहीं रहती है। उस समय वो टूट जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के अंदर, और वो पार्टिकल्स हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स के रूप में पांचों इंद्रिय से आते हैं। पांचों इंद्रिय मतलब जो इंद्रिय सक्रिय है, जैसे कि आँख से देख रहा हूँ तो आँख की इंद्रिय द्वारा आएगा, कुछ चीज़ कान से सुन रहा तो कान की इंद्रिय द्वारा अंदर आएगा और उसकी प्रोसेस बनेगी। तो इस तरह हमें ये शब्द समझना जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये सोचते हैं कि भाई हम लोग जब कुछ ध्यान करने का सोचते हैं, बैठते हैं, मंत्र करते हैं, तो टिकता नहीं है हमारा ध्यान। या इवन रिफाइनिंग करते हैं तो रिफाइनिंग भी हम पूरा अटेंशन के साथ नहीं करते हैं। चित्त जो है हमारा भागता रहता है, भटकता रहता है, और हम एक्सरसाइज करते हैं या जप करते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका अलग अलग कारण हो सकता है और आगे भी हमने चर्चा तो की थी, पर दूसरे ढंग से सोचे तो इसके अंदर दो चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसकी हमारे अंदर बहुत कमी है। एक है विल और दूसरी है अटेंशन। तो विल और अटेंशन, विल मतलब कि एक अंदर एक इच्छा या एक संकल्प जागना चाहिए। जब मैं बैठता हूँ तो उस समय उससे पहले एक संकल्प आ जाना चाहिए कि अब मैं पूरे के पूरा जप के अंदर ही डूब जाऊँगा, या ध्यान करना चाहता हूँ तो पूरे के पूरा ध्यान के अंदर ही डूब जाऊँगा। ऐसे हम तो विचारों में कहीं से आए हैं, कुछ प्रवृत्ति की है, उसके बाद में कुछ बैठ गए। कई लोग रात को जप करने से पहले टीवी देखते हैं, टीवी बंद किया और फिर बैठ गए जप करने, तो क्या होगा? वही चीज़ अंदर गुमराती रहेगी। तो उसको एक गैप देना है और उसके बाद में ये शुरू करने से पहले एक विल अंदर डेवलप करनी है कि अब जो हो गया वो हो गया, इसकी इम्प्रेशन में अब बीच में नहीं आने दूंगा, मैं जो करना चाहता हूँ वही मैं करूँगा। तो जो फिर हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसके अंदर हम डूब सकते हैं। तो एक विल की कमी है, बिना विल ये नहीं हो सकता। संकल्प हमारे अंदर, और संकल्प स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा नहीं खाली विचार के रूप में नहीं, एक संकल्प के रूप में ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है अटेंशन। अब जब हम जब करते हैं तो हमारा अटेंशन अंदर जाना चाहिए, जब के ऊपर, इसके शब्द के ऊपर, उसके मीनिंग के ऊपर,
तो हमारा अब ध्यान बाहर भटकना नहीं चाहिए, हमारा अटेंशन जो है वो उसको डाइवर्ट करना है इनसाइड, और इसके लिए हमें उसको अटेंशन को पकड़ के रखना पड़ता है कोई जगह पर, उसके शब्दों के ऊपर या कहीं पर भी। तो वो भी नहीं हो पाता क्योंकि अटेंशन हमारा वीक है, तो टिकता ही नहीं है अटेंशन इसके ऊपर, शब्दों के ऊपर या जो उसका मीनिंग है उसके ऊपर, या जो करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ये दोनों चीज़ हमें मजबूत करनी पड़ेगी। और अटेंशन के लिए तो तावरिया जी ने प्रिज्म का बेस्ट प्रयोग दिया ही हुआ है। अगर हम ढंग से करते हैं प्रिज्म तो डेफिनेटली अटेंशन की क्वालिटी बदलेगी। और जो बहुत समय से सालों से कई लोग 5 मिनट करते आए तो 5 मिनट ही पकड़ के बैठे हैं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करना चाहिए, उसके अंदर टाइम बढ़ाना चाहिए, ज़रा अटेंशन और अच्छी तरह करना चाहिए। तो पहले 5 मिनट करते थे तो 10 मिनट करो, 10 मिनट करते हैं तो 15 मिनट करो, इस तरह उसको उसमें समय डिवाइड करो, थोड़ा समय को दो उसके अंदर, तो आपका प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी और आप जो है वो उसके लिए फिर जब भी कोई ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो ये काम आएगा। अटेंशन की क्वालिटी हमारे अंदर अच्छी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, तो प्रिज्म के ऊपर खास ध्यान दीजिए। तो ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे रीडिंग से पहले कहनी थी, वो बात कर ली। अब पढ़ते हैं पर्पज़ ऑफ बर्थ एंड डेथ, चैप्टर 9, पेज नंबर 171। तो लास्ट टाइम हमने 2 चीज़ जो तावरिया जी ने बताई थी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, वो भी साधना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने बताई थी। एक थी टायरलेस एंडेवियर और दूसरी फायरी एस्पिरेशन। हकीकत में तो पहली चीज़ है फायरी एस्पिरेशन, क्योंकि जब तक हमारे अंदर फायरी एस्पिरेशन नहीं आता है तब तक हम टायरलेस एंडेवियर कर ही नहीं सकते। टायरलेस एंडेवियर मतलब हमारा कांस्टेंट कंटिन्यूस हमारा प्रयास, अथक प्रयास हमारा चालू रहे, वो टायरलेस एंडेवियर है, इसको अभ्यास भी कह सकते हैं। पर बिना फायरी एस्पिरेशन वो इस तरह का अथक प्रयत्न हम कर नहीं सकते। तो पहले तो हमारे अंदर फायरी एस्पिरेशन को जगाना है, एक अंदर एक आग लग जानी चाहिए, एक आगे बढ़ने के लिए, किसी भी हालत में मुझे आगे बढ़ना है। ये जो मर्यादा से मैं जी रहा हूँ, जो तकलीफ़ों से मैं जी रहा हूँ, इन सारी चीज़ों से, इन मर्यादाओं से मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, मैं मेरे मन से ही ऊपर उठना चाहता हूँ। इस तरह के अंदर एक फायरी एस्पिरेशन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा जो है वो तो हमारा मन है, हमारे संस्कार है। तो पहले तो संकल्प ये करना पड़ेगा कि मुझे मेरे संस्कारों से, मेरे मन से ऊपर उठना है, क्योंकि जो हमें तकलीफ़ दे रहा है और कुछ नहीं, हमारा मन, हमारा संस्कार ही तकलीफ़ दे रहा है। तो ये फायरी एस्पिरेशन जगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ तावरिया जी ने लास्ट टाइम खास इसके ऊपर डिटेल में बात की थी। और लास्ट टाइम हमने 171 के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो पढ़ा था, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, और उसके अंदर भी यही कहते हैं कि 3A के स्टेज के ऊपर व्यक्ति पहुंचता है, उसके बाद में एक दूसरा मार्ग उसको मिलता है, वो जो है वो 3B का है। तो 3A का मार्ग ये है कि वो संसार में रहकर कामकाज भी करता है और वो एक अपनी आंतरिक स्थिति को भी मेंटेन करता रहता है। और 3B का मार्ग जो है वो उसके अंदर वो सांसारिक प्रवृत्ति बंद कर देता है और अपने अंदर ही चला जाता है, वो 3B का मार्ग है। अब आगे पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ। टिल नाउ all was accumulation of knowledge by slow plodding, and now these possibilities of contact and guidance due to inner wholeness or completeness leads to intuition. It is one of the higher grade energies which later leads to transcendental experiences. अब ये जो है यहाँ 2 पद्धति लर्निंग की बताते हैं जो हम सीखते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी। एक पद्धति जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं।
तो उसको स्लो प्लॉडिंग कहते हैं, धीरा प्रयास है, धीमे धीमे। एक बच्चा होता है तो वो हम उसको स्कूल में दाखिल करते हैं, तो स्कूल में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, इस तरह बच्चा हर स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ सीखता रहता है और आगे बढ़ता है। इस तरह हम एक पद्धति जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, ये पद्धति से जो हम नॉर्मली सब लोग करते हैं। और दूसरी पद्धति जो है वो डायरेक्ट 3B की पद्धति, क्योंकि ये बात उन्होंने बार बार आगे भी कही है कि 3B की पद्धति के अंदर हमें ये दिमाग को चलाना नहीं है, दिमाग द्वारा नहीं सीखना है, दिमाग को तो बिल्कुल बंद कर देना है, IESM केंद्रों को भी बंद कर देना है, और डायरेक्ट हमें चित्ती के साथ कम्युनिकेशन करके चित्ती के अंदर जो ज्ञान पड़ा है वही ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो वो दूसरी पद्धति है, वो डायरेक्ट पद्धति है और इंस्टेंट पद्धति है। जो ज्ञान हमें चाहिए वो इंस्टेंट हम ले सकते हैं। जो ज्ञान ये स्लो प्लॉडिंग के अंदर हमें सालों लग जा रहे हैं, वो कुछ सेकंड के अंदर वो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि योग सूत्र हम रोज़ पढ़ते हैं और पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं तो भी योग सूत्र नहीं समझ सकते। तो अगर 3B के स्टेज में चले गए और चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन कर लिया कि मुझे योग सूत्र समझना है, तो उसी क्षण आप योग सूत्र को, उसके कोई पर्टिकुलर सूत्र को उसी क्षण समझ सकते हैं और वो पूर्ण गहराई से समझ सकते हैं। और जिसको कहते हैं कि सच्चा ज्ञान जिसको कहते हैं, इस तरह का सच्चा ज्ञान, उसमें कोई मैनिपुलेशन या कोई उसमें कुछ और गड़बड़ी नहीं होती है। इस तरह का प्योर ज्ञान जो है वो हमें डायरेक्ट वहाँ से मिलता है। तो ये दो प्रकार के सीखने की पद्धति है। सेज पतंजलि पॉइंट्स आउट द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट रैशनल थिंकिंग एंड द स्टेज ऑफ इंट्यूशन। अब ये जो दूसरी पद्धति जो है उसको इंट्यूशन कहते हैं, कि जो हमारे अंदर जो एक होलनेस या कंप्लीटनेस अंदर आई है, उसके कारण जो एक हायर ग्रेड की एनर्जी जो है वो बनी है, उसको इंट्यूशन कहते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि 3B के स्टेज के अंदर इंट्यूशन, और ये इंट्यूशन जो एनर्जी है वो इंट्यूशन द्वारा हम चित्ती के साथ में संपर्क कर सकते हैं। तो इंट्यूशन तो दो प्रकार की यहाँ ज्ञान की फिर से बात आई है। एक तो करेक्ट रैशनल थिंकिंग के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो नॉर्मल कोर्स में करते हैं, और दूसरा जो है ये इंट्यूशन, दैट इज बिटवीन द अर्लियर डायग्राम्स 1, 2, 3A एंड डायग्राम 3B, एंड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंसंट्रेशन एंड सस्टेन्ड कंसंट्रेशन इन द फॉलोइंग सूत्र। तो इस तरह जो है वो इंट्यूशन किया जो है वो डायग्राम 3B से है, और जो हम स्लोली जो सीखते हैं वो डायग्राम 1, 2 और 3A के अंदर हम धीरे धीरे करके ज्ञान को एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये दो पद्धति यहाँ उन्होंने बताई है, और उसके द्वारा फिर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंसंट्रेशन को भी ये कर सकते हैं। 1, 2, 3A के अंदर हम ये ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन करते हैं, मतलब बाहर के जो विषय है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या और कोई चीज़ करते हैं एकाग्रता से, तो वो ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। और जब हम अंदर ध्यान में अंदर जाते हैं, ध्यान को अंदर उतारते हैं, तो वो सब्जेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाता है। तो इस तरह हम ये जो अलग अलग डायग्राम है उसके अंदर हम इस तरह अलग अलग ये हमारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। पर इंट्यूशन की जो शक्ति है वो बहुत हायर ग्रेड की है, और वो जब तक जागती नहीं है तब तक हम ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस मतलब इंद्रियातीत। हम जो अभी एक्सपीरियंस करते हैं वो 5 इंद्रिय से करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं वगैरह, 5 इंद्रिय से अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस मतलब अभी इंद्रियां बंद हो गई, 5 इंद्रियों को बंद कर दिया, और अंदर से हम जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं वो ट्रांसेंडेंटल है, इंद्रियातीत जिसको कहते हैं वो एक्सपीरियंस। तो वो 3B के स्टेज में इंट्यूशन की शक्ति के द्वारा मिलता है। अब यहाँ कुछ सूत्र उन्होंने बताया कि ये अलग अलग जो ये है स्थितियाँ,
या डायग्राम्स, वो कैसे ये काम करती है। तो बुक 3 का 33 सूत्र है, जिसमें कहते हैं ऑल थिंग्स कैन बी नोन इन द विविड लाइट ऑफ इंट्यूशन। तो इंट्यूशन की जो लाइट है, प्रखर प्रकाश है इसके अंदर, विविड लाइट, तो वो प्रखर प्रकाश के अंदर कोई भी चीज़ जो है उसको हम, उसका ज्ञान हम पा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि ये 3D का स्टेज है और इंट्यूशन की शक्ति जिसके ऊपर पड़ती है, जिस चीज़ का ज्ञान हमें चाहिए वो चीज़ के ऊपर, जैसे कि यहाँ तक कहते हैं कि भाई एक पत्थर है या एक बर्तन है माटी का, तो माटी का बर्तन के ऊपर अगर हम इंट्यूशन की शक्ति को लगाते हैं तो ये बर्तन बनने से पहले माटी कहाँ थी, किस स्वरूप में थी, फिर इसको किसने इकट्ठा किया, किस तरह बनाया, ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो पूरा ज्ञान वो माटी के बर्तन के बारे में हमें मिल जाता है। इस तरह कोई भी चीज़ हो संसार की, तो उसका ज्ञान इस तरह विविड लाइट ऑफ इंट्यूशन के अंदर हमें मिल सकता है। ये 3B की स्थिति है। दूसरा सूत्र है बुक 1 का 48, द डिसाइपल्स परसेप्शन इज नाउ अनफेलिंगली एग्जैक्ट, दैट इज हिज माइंड रिवील्स ओनली द ट्रूथ। अब जो शिष्य जो है ये स्थिति के ऊपर, 3B की स्थिति के ऊपर पहुंचा है, उसका जो परसेप्शन है, उसका दर्शन है, वो जो देखता है वो एकदम एग्जैक्ट, निश्चित रूप में एग्जैक्ट होता है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी होती ही नहीं है। वो जो चीज़ जिस सही ढंग में है वही ढंग में, या जिसको कहे कि उसका जो असली स्वरूप है, जो ट्रूथ है, जो सत्य है, जिस स्वरूप में वो सत्य में है वही स्वरूप उसको देख सकता है। तो ये भी एक 3B की स्थिति है कि जिसके अंदर हम जो वस्तु को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसका हम सत्य में वो क्या है, उसका बाह्य स्वरूप नहीं। क्योंकि कई बार जो चीज़ देखते हैं उसका बाह्य स्वरूप अलग होता है, अंदर का स्वरूप अलग होता है। और मानो कि एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर इंट्यूशन की अगर हम शक्ति को डालते हैं तो वो जो परसेप्शन होगा वो एग्जैक्ट वो व्यक्ति जो है जैसी है इस तरह का ही आएगा, न कि हमारी मान्यता की, ना हमारा कोई कलरिंग या हमारा संस्कार के द्वारा हम देखेंगे। वो व्यक्ति जैसी है वैसा ही उसको देखा जाएगा। तो वो जो है वो 3B की स्थिति है, इंट्यूशन की स्थिति है, जिसके अंदर हम अपने संस्कार द्वारा नहीं देखते हैं, पर वो जैसा है इस तरह देखते हैं। फिर तीसरा सूत्र है 49 बुक 1 का, दिस पर्टिकुलर परसेप्शन इज यूनिक एंड रिवील्स दैट which the rational mind using testimony, inference and deduction cannot reveal। तो ये जो अब जो पर्टिकुलर परसेप्शन हो रहा है, ये इंट्यूशन की शक्ति के द्वारा हम जो जिस तरह दर्शन अंदर हो रहा है वो एकदम यूनिक होता है, वो एक अलग प्रकार का होता है। और वो जो है वो जो रैशनल माइंड से जो हम जानते हैं और समझते हैं, जो स्पष्टता होती है उस तरह नहीं, पर सीधे सीधा हमें वो ज्ञान मिल जाता है। रैशनल माइंड के अंदर हम क्या करते हैं कि 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं, टेस्टिमनी, इन्फरेंस एंड डिडक्शन, जिसको शास्त्र के अंदर 3 शब्द दिए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। टेस्टिमनी मतलब प्रत्यक्ष, मतलब कोई चीज़ को प्रत्यक्ष देखा और हमें ज्ञान होगा कि हाँ ये तो यही चीज़ है, उसको टेस्टिमनी या प्रत्यक्ष कहते हैं। इन्फरेंस मतलब अनुमान करते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है और इसके द्वारा ऐसा हुआ होगा, तो अनुमान के द्वारा भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है डिडक्शन, मतलब कि आगम। आगम मतलब कि हमारे जो गुरुओं ने कहा है, हमारे जो शास्त्र है, वो सारी चीज़ों जो है वो आगम है, और उसके द्वारा भी हम ये चीज़ को सीख सकते हैं। पर ये जहाँ रैशनल माइंड जिस तरह सीखता है, जबकि हम 3B के अंदर इंट्यूशन द्वारा डायरेक्ट ही हम जो सीखना चाहे वो सीख सकते हैं। और एक सूत्र है 15 बुक 1 का, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम और सुपरसीड्स ऑल अदर इम्प्रेशन। तो ये जो
अब वो जो चीज़ को देखते हैं उसकी इम्प्रेशन अंदर आती है, वो एकदम अलग ही होगी। जब हम रैशनल माइंड से देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, या इंद्रिय से कोई चीज़ को देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, और जो इसको हम समझते हैं, जो इम्प्रेशन अंदर आती है, उसके बदले में अगर हम ये 3B से या इंट्यूशन की शक्ति से हम उसको देखते हैं, तो एकदम इम्प्रेशन जो है वो एकदम अलग प्रकार की होगी। तो ये 4 सूत्र जो है वो 3B का या इंट्यूशन के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया। बट मच हैज टू बी डन बिफोर दिस कैन हैपन एज ए फैक्ट एंड नॉट जस्ट एज either थियरी और ए मेंटल कंसेप्ट। तो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सालों तक नहीं पर जन्मों तक करना पड़ता है 3B के स्टेज के ऊपर पहुंचने के लिए। तब वो एज ए फैक्ट हमें वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। और वो थियरी की बात नहीं है कि यहाँ कोई यहाँ मेंटल कंसेप्ट की बात नहीं है, वो एक्चुअल अगर इसको प्राप्त करना है तो बहुत लंबी जर्नी हमें करनी पड़ेगी, लंबी यात्रा करके हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। Now refer to diagram 3B. Please note that once stage 3A is attained, stage 3B and later 3C are possible, though not easy. तो पहले 3A के ऊपर मास्टरी करनी पड़ती है, 3A तक तो पहुंचना पड़ता है, और फिर उसके बाद में 3B के स्टेज के ऊपर जाता है साधक, और लास्ट में 3C के स्टेज के ऊपर भी साधक जा सकता है। पर ये आसान नहीं है, ये जितना हम बात कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। इसमें जन्मों जन्म लग जाते हैं और कठिन तपस्या करनी पड़ती है। और खाली तपस्या नहीं, उसके साथ में जिंदगी के सुख दुख, इसके अंदर जो रिडम्पशन करना है, घटनाओं का जो कुछ प्रायश्चित करना है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। यहाँ 3A और 3B और 3C का मतलब ये नहीं कि खाली आंख बंद करके साधना में बैठ गए और 3ABC प्राप्त कर लिया। वो व्यक्ति को जीना पड़ता है। और तावड़िया जी तो यही जिक्र करते थे कि वो संसारी ही होना चाहिए, और संसार के सुख दुख को भुगतते भुगतते उसको आगे बढ़ना है, और रिडम्पशन करते जाना है। उसके जो कर्म है उसको नए कर्म नए बनाने हैं। और इस तरह अगर वो व्यक्ति जीता है तो ये स्थिति एक अलग स्थिति अंदर की बन जाती है। Indeed, they can be achieved as a ceaseless continuation of the disciples' dedicated work. तो साधक के अगर डेडिकेटेड वर्क करता है, एकदम निष्ठा से भावना से वो साधना करता रहता है, और सीजलेस बिना रुके वो कंटिन्यूअसली ये साधना करता रहता है, तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। Here too, sage Patanjali warns again, the inherent tamasic qualities of body, mind and senses of the material substance of which the bodies are made have first to be eliminated completely, because occasional or accidental opening of memory valves can flood in tamasic vibrations. अब एक दूसरा ज्ञान यहाँ इतने आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी महर्षि पतंजलि हमेशा चेतावनी देते रहते हैं कि भाई इतना निश्चित मत हो जाना कि अभी तो हम बहुत आगे निकल गए, बहुत पहुँच गए, अभी हमें कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। यहाँ 3AB तक पहुँचने के बावजूद भी वो कहते हैं कि हमारा जो बॉडी माइंड और सेंसेस है उसको हमें पहले उसको शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तामसिक मटेरियल से बना है। वो जो तामसिक क्वालिटी का जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसके द्वारा वो चीज़ों से बना है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह के तामसिक चीज़ों से बनी है। और वो तामसिक चीज़ है, इसीलिए वो कभी भी ऊपर आ सकती है और उसके द्वारा फिर से वो व्यक्ति को नीचे गिरा सकती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि पहले ये शरीर, मन और इंद्रिय को एकदम साफ कर लेना चाहिए, या उसको यहाँ एलिमिनेट कहते हैं कि एलिमिनेट कर देना चाहिए। उसके बाद में
नहीं तो क्या होगा कि जो हमारे मेमोरी के अंदर जो भूतकाल की मेमोरी 3B के अंदर खास करके पड़ी है चीज़ें, वो वहाँ से कोई ऐसा कोई संस्कार कभी कभी ना कभी किस तरह बाहर निकल आता है और वो मेन स्ट्रीम में होकर आगे विचार बन जाता है। तो हो सकता है कि साधक फिर से थोड़ा नीचे चला जाए, क्योंकि ये तामसिक प्रकार की हमारे अंदर इसकी भी जो मेमोरी पड़ी है इन चीज़ों की, शरीर वगैरह की, वो फिर से हमें नीचे ले आ सकती है। इसलिए यहाँ पतंजलि वार्न करते हैं कि पहले इन चीज़ों के ऊपर काम करो। उसके लिए एक सूत्र भी बताते हैं, बुक 1 का 38 का जो सूत्र है, 30वां सूत्र है, जिसके अंदर 9 प्रकार के अंतराय महर्षि पतंजलि ने बताया है कि भाई साधना कब के अंदर कौन कौन सी प्रकार की रुकावट आती है। ये बहुत अच्छा सूत्र है और हर साधक को ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई ना कोई रुकावट, इस 9 में से कोई ना कोई रुकावट हर साधक को लागू पड़ती है। इसलिए ये चीज़ का ध्यान में रखनी है। कहते हैं द ऑब्स्टिकल्स टू सोल कॉग्निशन आर बॉडीली डिसेबिलिटी, मेंटल इनर्शिया, रॉन्ग क्वेश्चनिंग, केयरलेसनेस, लेजीनेस, लैक ऑफ डिस्पेंशन, एरोनियस परसेप्शन। तो इस तरह जो अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टिकल्स है, अंतराय है, कि जो आत्मा को जानने के लिए अंतराय रूप बनते हैं, हमें अंदर जाने के लिए अंतराय रूप बनते हैं, साधना में अंतराय रूप बनते हैं। तो पहला क्या है? बॉडीली डिसेबिलिटी, मतलब महर्षि पतंजलि उसको व्याधि कहते हैं। सूत्र क्या है कि व्याधि, तो व्याधि के कारण, अगर शरीर के अंदर व्याधि उत्पन्न होता है तो व्याधि के कारण हम जानते हैं कि साधना तो क्या, हम संसार के कामकाज भी ठीक रूप से कर नहीं पाएंगे, तो साधना तो हो ही नहीं पाएगी। तो शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अंतराय बन जाएगा। दूसरा है स्त्यान, मतलब मेंटल इनर्शिया। तो एक मेंटल एक प्रकार की एक बेहोशी अंदर छाई जाती है हमारे अंदर, जिसमें हम कुछ कामकाज करने की इच्छा नहीं होती है। इस तरह की मेंटल इनर्शिया अंदर एक बन जाता है, जिसको संस्कृत में स्त्यान कहते हैं, पतंजलि इसको स्त्यान कहते हैं। इसके बाद में आता है रॉन्ग क्वेश्चनिंग। रॉन्ग क्वेश्चनिंग मतलब संशय। हम जो सवाल भी पूछते हैं तो गलत सवाल पूछते हैं, तो वो अंदर संशय आता है, इसीलिए हम गलत सवाल पूछते हैं। तो संशय सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि साधना के अंदर जो हम कर रहे हैं उसके प्रति संशय आ गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, मानो आप 3 स्टेप करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, तो इसके प्रति संशय आ गया कि भाई इसे करने से क्या फ़ायदा, इतना घंटा हम करते हैं और कुछ लगता तो नहीं है। तो संशय आ गया तो साधना रुक जाएगी। तो संशय नहीं आना चाहिए, एक श्रद्धा आनी चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो है केयरलेसनेस, मतलब प्रमाद। 2 है, एक केयरलेसनेस है और एक लेजीनेस है। तो एक है प्रमाद और एक आलस्य। एक जो है वो फिजिकल है और एक मेंटल है। तो केयरलेसनेस जो है वो मेंटल है, हम जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। और कई बार इस तरह के हमारे अंदर सुबह सुबह में एटीट्यूड आ जाता है, प्रैक्टिस के दौरान ही केयरलेस हो जाते हैं कि हाँ बाद में करते हैं, हाँ करेंगे, इस तरह एक हम उसको टालते रहते हैं। वो एक केयरलेसनेस की अंदर एक स्थिति आ जाती है मानसिक स्तर पर। और दूसरी लेजीनेस की स्थिति है, वो आलस है, वो शरीर के स्तर पर। तो कई लोगों के अंदर, शरीर के अंदर बहुत आलस आ जाती है, नींद बहुत उनको चाहिए। और जो लोग खाने पीने में संयम नहीं रखते हैं, दिन में कई बार खाते पीते रहते हैं, हलते चलते खाते रहते हैं, इन लोगों के अंदर ये जो है आलस बहुत आ जाती है, क्योंकि ये तमोगुण है। आलस जो है वो, प्रमाद और आलस दोनों तमोगुण है, पर ये फिजिकल तमोगुण है कि जिसके अंदर नींद और आहार, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैराग्य जो है वो वो भी हमारे अंदर थोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं वैराग्य कि भाई सब छोड़ छाड़ के निकल गए, ऐसा वैराग्य की जरूरत नहीं है, पर इस तरह का वैराग्य की
जो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हमारा जीव जो चिपक जाता है, तो किसी का पैसे में, किसी का संबंधों में, किसी का फैमिली के अंदर, किसी का और चीज़ों के अंदर, तो ये जो एक हमारा जिसको हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, जो हमारा जीव चिपक जाता है, तो वो उससे थोड़ा परे उठने का प्रयत्न करना चाहिए। वो इसको हम वैराग्य कहेंगे। तो इस तरह का वैराग्य की भी हमारे अंदर जरूरी है। और एरोनियस परसेप्शन मतलब भ्रांति दर्शन। अब साधक को कहीं तो बहुत आगे साधक जाग चुके होते हैं, उनके अंदर भी ये भ्रांति दर्शन आता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि वो कौन सी स्थिति में, कौन से स्टेज में है। तो कई बार उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, कभी उसको लगता है कि नहीं ये थोड़ी ये है। तो भ्रांति दर्शन इसको कहते हैं। और भ्रांति दर्शन के कारण भी एक रुकावट आ जाती है, खास करके जहाँ नहीं पहुँचे और वो स्टेज हम मान लेते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मानो कि 3B की स्थिति नहीं जन्मी है और कोई मान लेता है कि मैं तो अब मुझे साक्षात्कार हो गया है। लोग एनलाइटनमेंट शब्द ज़्यादा वापरते हैं, एनलाइटनमेंट मैं तो हो गया हूँ। इस तरह की कोई भ्रांति घुस गई तो फिर साधना रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और लास्ट में आता है अलब्ध भूमिकत्व। यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा है उसका, पर संस्कृत में अलब्ध भूमिकत्व, मतलब कि जो भूमिका के ऊपर हमें चिपक के रहना है, उसके ऊपर स्थिर होना है, वो हम नहीं रहते हैं। जो भूमिका जो है वो अभी हम प्राप्त नहीं की है, इस तरह की जो आगे की स्थिति है उसको अलब्ध भूमिका। अलब्ध मतलब अभी प्राप्त नहीं हुई है, इस तरह की जो स्थिति है, भूमिका है, वो स्थिति जो है वो स्थिति के ऊपर हम नहीं पहुँचे, तो ये भी एक अंतराय बन जाता है। इस तरह चित्त के 9 विक्षेप महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। तो ये साधकों को खास ध्यान में रखना है। Once many wonder that even after such hard work and internal biological development, which some call internal purification, such obstacles should still come in between. But says Patanjali is clear in his mind when he explains in Sutra 9 of 4, book 4. तो ये तो है कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो जाता है, इतना हम आगे निकल जाते हैं, पर कुछ जैसे भ्रांति दर्शन छोटा मोटा तो ये व्याधि स्थान वगैरह तो निकल जाता है, पर भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, इस तरह का जो आगे की जो ऑब्स्टिकल्स है वो फिर भी साधक के अंदर हो सकता है कि रह जाते हैं। तो उसके लिए वो सूत्र में कहते हैं देयर इज identity of relation between memory and the effect producing cause even when separated by species, time and place. तो यहाँ जो है वो क्योंकि हमारे अंदर जो मेमोरी पड़ी है, जो ऐसा क्यों होता है कि जो मेमोरी में के अंदर जो संस्कार पड़ा है, इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कोज, मतलब जो संस्कार पड़ा है, या इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कोज को हम कर्म भी कहते हैं। इफेक्ट माने कि असर और कोज माने इसका कारण। जो असर, आज जो असर दिख रही है, आज जो मेरे सामने भाग्य आया है, उसका कारण क्या है, उसका कोज क्या है, तो वो कर्म क्या था, वो उसको कर्म भी कह सकते हैं या उसको हम संस्कार भी कह सकते हैं। तो ये मेमोरी और संस्कार दोनों की जो बीच में जो रिलेशनशिप है, जो एक संबंध है, वो उसके कारण जो अलग अलग वो टाइम है या प्लेस है या स्पीसीज है, उसके बावजूद भी ये दोनों का एक रिलेशन के कारण ये चीज़ बन सकती है। इस तरह का ऑब्स्टिकल कभी भी आ सकता है। तो यहाँ इसको कहने का मतलब ये है कि हमारी मेमोरी को इतनी शुद्ध करनी है कि जिसके अंदर इस तरह का कोई अंतराय बचे ही नहीं, ताकि वो फिर से हमें नीचे ले जा सके। The effect producing causes are 1. The incoming impulses which draw out identical memory patterns from section 3A or 3B acquired from the important recording in the supermicro recording monitor, and 2. The law of cycle, which is most complicated
so complicated that even the great Buddha would only say it is wheels within wheels. तो इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कोज क्या है, उसके लिए वो दो रूप में इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कोज कह सकते हैं कि जो असर या जो कर्म आया है, तो एक तो जो चीज़ें होती है कि इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न को मिला और उसके अंदर से जो हमारे अंदर जो मेमोरी पड़ी थी 3A या 3B के अंदर, वहाँ से वो ले लिया। और 3A और 3B में जो मेमोरी होती है उसका एक रिकॉर्डिंग हमेशा होता है, एक सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग अंदर मॉनिटर होता है और वो रिकॉर्ड कर लेता है। पर ऐसा नहीं है कि हर मेमोरी बनी उसका सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। जो रिकॉर्डिंग इस चीज़ का होता है कि जिसके अंदर बहुत तीव्रता होती है, जो दूसरे जन्म का कर्म बन सकता है, दूसरे जन्म का जो कारण बन सकता है, वैसे जो तीव्रता पूर्वक कर्म है उसकी ये मेमोरी बन जाती है। जैसे हम तीव्रता से साधना करते हैं, तो अगर इसकी मेमोरी बन जाती है तो वो दूसरे जन्म में हमें वो मेमोरी फिर से मिल सकती है। या किसी के अंदर बहुत गहरा द्वेष है, एक जुनून है, एक ऐसा अंदर की स्थिति है, तो वो इसमें बहुत तीव्रता, ऊंची तीव्रता वाली उसकी स्थिति है, तो दूसरे जन्म में भी उसको इसी प्रकार की स्थिति मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ों का रिकॉर्डिंग होता है। तो एक ये चीज़ है, और दूसरी द लॉ ऑफ साइकिल। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है, इसको समझना भी बहुत मुश्किल है कि लॉ ऑफ साइकिल क्या है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने भी आखिर में कह दिया कि इट इज़ व्हील्स विद इन स्पेस, मतलब ये चक्र है। चक्र किसका? कर्म का चक्र। ये कर्म का चक्र चलता ही रहता है, और एक कर्म के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। आज हम फल भुगत रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये कोई खाली एक कर्म का फल है, उसके अंदर दूसरा कर्म होगा, तीसरा होगा, उसके साथ में कोई और कर्म होंगे, दूसरी व्यक्तियों के साथ में कुछ हुए होंगे। तो इस तरह एक बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड ये साइकिल्स है, जिसको लॉ ऑफ साइकिल कहते हैं। मतलब कि विकास की प्रक्रिया के अंदर जो नियम है, साइकिल मतलब कि विकास की प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर जो लॉज है, इसके नियम है, और वो कब चीज़ कब सामने आती है। कई चीज़ जो है वो हमारे जीवन में अचानक एकदम आ जाती है, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा होता है, न कभी कल्पना की होती है। वो अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है, वो चीज़ एकदम अचानक आ जाती है, और उसके कारण कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है। पर उसका कारण ये लॉ ऑफ साइकिल होता है, और वो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं होते हैं, क्योंकि वो किस जन्म पे है, कहाँ का है, और वो कुछ रिडम्पशन बाकी था, उसके लिए जो पड़ा हुआ था वो इस जन्म में एक रिडम्पशन के लिए आ सकते हैं। ये एक लॉ ऑफ साइकिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी तावरे जी तो कुछ आगे इसके ऊपर बात करते हैं, ये लॉ ऑफ साइकिल के ऊपर, तो इंटरेस्टिंग है। Sage Patanjali has said much in a few words. This is a vital thought and should be understood properly, for most disciples overlook this vital aspect. तो ये दो चीज़ है इसमें, खास करके जो लॉ ऑफ साइकिल है उसको तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो पतंजलि ने जो सूत्र के अंदर बताया है कि वो ये मेमोरी और इफेक्ट प्रोड्यूसिंग दो मिल जाते हैं, उसके कारण कहीं पर भी वो चीज़ गतित हो सकती है। उसका फिर टाइम और प्लेस से कुछ लेना देना है, अनेक जन्मों के बाद भी फिर ये चीज़ सामने आ सकती है। तो ये हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है, खास करके जो इम्पोर्टेंट घटना है, तो तब जब कुछ ऐसा घटित होता है तो हमेशा एकदम गहराई से सोचना चाहिए कि ये क्यों होता है, किस चीज़ के कारण ये हुआ। तो शायद ये साइकिल के कारण हुआ है, वो समझ में आएगा। Events of very distant past will stream forth in the life of the disciple or aspirant, so remote a past that he may feel and think as if belonging to a different species of humanity. अब कोई एकदम बहुत जन्मों पहले का कोई इवेंट्स होता है या कोई घटना होती है, वो एकदम हमारे जीवन के अंदर, ये वर्तमान जीवन के अंदर एक हमारा जो स्ट्रीम है, इस जीवन का जो प्रवाह चल रहा है,
उसके अंदर न जाने कहाँ से अचानक वो आ जाती है साधक के जीवन में, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई दूसरी दुनिया की व्यक्ति है या दूसरी स्पीसीज की व्यक्ति है, इस तरह का उसको अनुभव होता है। क्योंकि वो घटना के अंदर जब वो डूबता है, वो जो घटना इस तरह उसको महसूस कराती है। कई बार हमने पीछे भी पढ़ा था कि कई साधक 3B के ये जो मेमोरी पूल 3B है, उसके अंदर से कोई हजार जन्म पहले की कोई मेमोरी निकल आती है, तो साधक इस तरह का अनुभव करता है कि ये क्या है, कैसा, ये कहाँ से ये चीज़ आई है, ये क्या है। तो इस तरह का कोई भूतकाल का इस तरह का ये साइकिल के रूप में आती है या मेमोरी से भी आ सकती है, और वो व्यक्ति एक डिफरेंट कुछ महसूस करने लगता है। द टाइम पीरियड मे बी इन थाउजेंड ऑफ ईयर्स, the events may have happened in some distant area of the universe. Nevertheless, it pertaining to the disciple or aspirant concerned, they will visit him as per the law of cycles. तो यही बात है कि हो सकता है कि कितने जन्म पुरानी 1000 साल पहले की हो, कोई और यहाँ ये हो सकता है कि ये पृथ्वी की घटना भी ना हो, कोई और जगह पर हमने जन्म लिया हो और वहाँ कुछ घटित हुआ हो। क्योंकि कर्म तो निश्चित रूप में वो तो रिकॉर्ड होता ही है कि कोई भी, हम चाहे भू में है, भुआ में है, स्व में है, हमेशा ये तीनों लोक के अंदर रिकॉर्डिंग चालू रहता है। तो कोई भी जगह पर है, हम अलग यूनिवर्स के अंदर भी है, वहाँ भी हमने कुछ गलत किया या बहुत अच्छा किया, उसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा और किसी न किसी लाइफ के अंदर वो चीज़ हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। This will bring about certain vital results, sometimes unexpected and seemingly impossible, and this happens when a disciple or aspirant does not realize that he has not fulfilled by way of redeeming and so has to fulfill by way of possession. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ की है कि यहाँ जो है वो ये इसका जो इस चीज़ का इतना एक वाइटल इसका एक रिजल्ट आता है, एक महत्व का परिणाम ये आता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसके जीवन में बनने लगती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसको दिखाई देने लगती हैं, और साधक समझ नहीं पाता है कि ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कुछ अलग अलग टाइप की फीलिंग्स आती है, स्ट्रॉन्ग, कई बार एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अंदर से आता रहता है, कई बार किसी के अंदर रिपल्जन भी आता है, एकदम द्वेष ऊपर के आ जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति एकदम भाव आ जाता है। तो इस तरह का क्यों होता है वो साधक खुद समझ नहीं सकता है कि ये क्यों, क्योंकि इसका कारण यही है कि उसने जो पूर्व में ये कर्म बना था तब उसका रिडेम्पशन नहीं किया था। तो अभी उसको ये वे ऑफ पोजेशन से उसको निपटाना पड़ेगा। अब जो कार्य कारण है अब उसको इसका उसका कार्य कारण के रूप में, अभी रिडेम्पशन नहीं, पर वो चीज़ सामने आई है उसको भुगतना पड़ेगा, मतलब कि उसका उसके अंदर से उसको पसार होना पड़ेगा। वो अच्छी है बुरी है उसके साथ में उसको जीना पड़ेगा और उसके अंदर से उसको मुक्त होना पड़ेगा। रिडेम्पशन एक अलग रास्ता है और एक जो है वे ऑफ कॉजेशन है। वे ऑफ कॉजेशन नॉर्मल लाइफ में हम जो जीते हैं वो वे ऑफ कॉजेशन से जीते हैं। हमारे जिनकी के अंदर जो चीज़ें आती रहती है उसको हम भुगतते हैं और कई बार इससे मुक्त भी हो सकते हैं, कई बार इससे बंधन भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है। पर नॉर्मल लाइफ हमारी जो वे ऑफ कॉजेशन से चलती है और दूसरी जो है वो रिडेम्पशन से चलती है। रिडेम्पशन की बात बिल्कुल अलग है और बहुत ऊंची है। नॉर्मल कोर्स में हम रिडेम्पशन इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक मानसिक स्थिति या अंदर की एक स्टेज अंदर डेवलप होना चाहिए, तब व्यक्ति ये रिडेम्पशन कर सकता है। पर जब ऐसी घटना आती है, कभी किसी के जीवन के अंदर कुछ ऐसे उसके जीवन में कोई दूसरी व्यक्ति का प्रवेश हो गया या और कुछ हो गया, तो ऐसा जब होता है तो उसको फिर वे ऑफ कॉजेशन से इस चीज़ को निपटाना पड़ता है। It can happen that over many lives the disciple may have made great, sincere progress and developed
and improved upon his biological shortcomings. This inner development amount to his now belonging to a different species of human beings. All true yogis, adepts and masters are a different species of human beings, though their outer forms may be similar to ours. तो यहाँ जो है वो साधक कई बार बहुत मेहनत करता है, प्रयत्न करता है और उसके द्वारा बायोलॉजिकल जो उसके अंदर की क्षति है उसको भी निकाल देता है और इस तरह प्रोग्रेस करके बहुत आगे निकल जाता है। तो वो जैसे कि इस दुनिया की ये व्यक्ति ही नहीं है, कोई दूसरी स्पीसीज की दूसरी दुनिया की व्यक्ति है या कोई दूसरे सब स्टेज की व्यक्ति हो, इस तरह की वो व्यक्ति बन जाती है। हालांकि वो दिखने में तो हमारे जैसी ही होती है, पर जो हमारे महान संत हो गए वो भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीते थे, उनको भी हमारा जैसा ही शरीर था, सब कुछ था। तो दिखने में बाहर से तो ऐसे ही लगते, वो भी सामान्य व्यक्ति जैसे, पर अंदर से उनका इतना गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि ऐसे योगी सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो एक डिफरेंट स्पीसीज की व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना होती है जीवन के अंदर कि कोई व्यक्ति इस स्थिति के ऊपर पहुंच जाता है। और कई बार हमारे आसपास भी ऐसी व्यक्ति होती है तो नहीं पहचानते, जैसे तावड़िया जी के केस में अक्सर होता था कि लोग वो इतने सिंपल थे और इतने सादाई से रहते थे कि लोग उनको पहचान ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो तो बाजार में भी जाते थे, हर जगह उनका जो संसार का काम था वो भी करते थे, तो सब कुछ करते थे, तो लोगों को एकदम वो नॉर्मल व्यक्ति लगते थे और उनको यही पसंद था कि लोग उनको नॉर्मल व्यक्ति ही समझे, न कोई योगी या सिद्ध पुरुष समझे। तो इस तरह अपनी जात को छुपा के रखना बहुत मुश्किल है, बहुत इसके लिए एक अंदर से एक बहुत मजबूत एक संकल्प होना चाहिए या उसके अंदर ये, नहीं तो प्रसिद्धि का मोह ऐसा है कि हर व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत भी जानता है तो बाहर निकल आता है कि मैं जानता हूँ, मैं सिखाता हूँ करके बहुत लोग बाहर आ जाते हैं, पर उन्होंने ये कुछ नहीं किया था। तो इस तरह के कई संत लोग होते हैं। It could be that hundreds of thousands of years may have elapsed, yet if some cycle or cycles which have been generated happen to come this way, it may make him think and act in such a way as to surprise not only him but those around him as well. This incoming impulse is like a thief in the dead of night during a sound slumber, enter and work havoc with the disciple. तो यहाँ जो साइकिल की बात है, यहाँ फिर से वो वही साइकिल की बात करते हैं कि ऐसे कोई हो सकता है कि ऐसे बहुत आगे पहुँचे हुए कोई साधक या कोई योगी होते हैं और इतने आगे बढ़ने के बाद में भी हो सकता है कि उसके जीवन में कोई साइकिल के कारण कुछ ऐसा घटित हो जाए और उसके कारण उसको भी सरप्राइज होता है, उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और दूसरे जो आजू बाजू के लोग होते हैं, उनके डिसाइपल होते हैं या कुछ और होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि ये इनके जीवन में क्या हो रहा है। तो ये होता है। और हमारे स्पिरिचुअल हिस्ट्री में एक इस तरह का वाकया बना था, अगर आपको जो आपने पढ़ा हो तो नाम सुना हो तो, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ करके नवनाथ थे। इसमें ये गुरु शिष्य थे, मत्स्येंद्रनाथ गुरु थे और गोरखनाथ जो थे वो शिष्य थे और दोनों बहुत पहुँचे हुए थे, इतने आगे बढ़े हुए थे। और ये मत्स्येंद्रनाथ 10वीं शताब्दी के अंदर बंगाल में हो गए थे। अब एक बार वो तो उसकी साधना तो इतनी हो गई थी आगे तक की, तो एक बार वो पूर्वोत्तर के प्रदेश में विचरण कर रहे थे। तो
राजा था, उसकी जो राजकन्या थी वो वो एकदम आकर्षित उसके ऊपर हो गए, उसको उसके प्रति मोह जाग गया और उन्होंने राजा से उसकी सम्मति मांगी कि मुझे आपकी लड़की के साथ शादी करनी है। और राजा को भी पता था कि ये तो बहुत बड़ा योगी है, उसको ना भी नहीं कह सकते हैं और ना कहने में कोई हाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उसका स्वीकार किया और दोनों ने शादी कर ली। बाद में उनका बच्चा भी हुआ और बहुत सालों तक मत्स्येंद्रनाथ वहीं रहे। अब गोरक्षनाथ थे, उसको एक चिंता हो रही थी कि गुरुजी कहाँ गए और बहुत लंबे समय से आए नहीं, क्या है। तो वो भी ढूंढते ढूंढते उस प्रदेश में पहुंच गए और उनको पता चला कि वो तो इस तरह इस संसार में पड़ गए हैं। फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया उनको जगाने का, बाहर निकालने का, और लंबी प्रयत्न के बाद में फिर मत्स्येंद्रनाथ को भी अंदर से बोध आ गया और वो जाग गए और फिर सबकी अनुमति लेकर वो फिर से गोरखनाथ के साथ निकल आए। तो इस तरह की घटनाएं होती है। इतने आगे बढ़ जाने के बाद में भी कुछ कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती है, पर देखने वाले को आश्चर्य होता है क्योंकि ये साइकिल है, उसको वो समझ नहीं सकते। हमारा दिमाग जो है वो इतना संसारिक ख्यालों से उलझा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर इस तरह का भाव आता है तो वो उसको ना आश्चर्य होता है पर उसको बुरा लगता है कि अरे ये क्या हो गया इस व्यक्ति के अंदर। तो हम चीज़ों को सामान्य रूप में नहीं ले सकते, हम हमारे अंदर ख्याल इतने भरे हुए हैं, इसके कारण ये गड़बड़ी हो जाती है। पर ये कुदरत से आई हुई चीज़ है, उसको स्वीकारना पड़ता है। और ये इस तरह आती है कि जैसे कि इसका इनकमिंग इम्पल्स इस तरह आता है कि जैसे एक चोर रात्रि के अंदर गहरा अंधकार होता है, उसके अंदर कैसे चुपके से आ जाता है, इस तरह इस चीज़ का भी जो एक संस्कार, जो उसकी साइकिल थी, उसका संस्कार उसके अंदर आ जाता है और कुछ समय के लिए वो एक प्रलय जैसा, एक हेवोक जैसा भी कर देता है। पर फिर से साधक के अंदर एक समझदारी होती है तो वो धीरे धीरे करके आगे निकल जाता है, उसकी साधना में कुछ रुकावट नहीं आती है। तो इस तरह चीज़ें, देखो जीवन इतना जटिल है और जीवन में क्या क्या हो रहा है वो हमारी समझ से परे होते हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज़ का जजमेंट नहीं करना, क्योंकि जजमेंट करने से बहुत सारी चीज़ें गलत बन जाती है। तो जिस चीज़ है जो हमें हमारे समझ में अगर नहीं आती है तो उसको छोड़ देना चाहिए हमें, पर हमारा जो काम है साधना करने का, आगे बढ़ना है, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। यहाँ रुकते हैं, 5-7 मिनट बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग ये था, ये ज़िंदगी में ये बहुत कुछ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। ये तावरिया जी का बड़ा उपकार है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है और ये हमें समझाते रहते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे पूछना था कि ब्रेन ब्रीथिंग होती है क्या ऐसे, मतलब मैंने देखा एक अलग अलग ऐसे पार्ट्स भी ब्रीथ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, मतलब ब्रेन में भी ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे ब्रीथ ऐसे एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे सिर्फ शोल्डर की तरफ भी ऐसे होता है कि एक्सपैंड हो रहा है, एक ही पर्टिकुलर थिंग ऐसे, तो ऐसे होता है सर? बिल्कुल होता है। ये देखो पूरा शरीर जो है ना वो हमारा श्वास ले, हम मानते हैं कि हमने फेफड़ों से श्वास लिया, ऐसा नहीं है। हमारे सब ऑर्गन जो है वो श्वास लेते हैं। बेसिकली तो हर सेल जो है वो श्वास लेता है, क्योंकि सेल जो है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो हर जगह पर हमारा श्वास चलता रहता है। पर जब हमारी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तभी हम इस चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। तो अच्छा है, इस तरह महसूस होना बहुत अच्छा है कि ये पूरा बॉडी में एक्सपांसन, कॉन्ट्रैक्शन या रिदम, कई बार ये रिदम की पैटर्न में हमें इसका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन का।
तो ये होना बहुत Yes. अच्छा है। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ, बोलो राजू भाई। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर ऐसा था कि आपने पहले बताया कि एक ध्यान और वीर की बात आपने पहले कही थी, आपने रीडिंग किया उसके पहले। हाँ तो उसके कनेक्शन में मुझे ये पूछना था आपसे। हाँ। प्रश्न तो नहीं है, हाँ। लेकिन कुछ आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए थी हाँ हाँ कि हम जब समझो कि हम सिस्टम में गायत्री कर रहे हैं, हम्म तो हमारे सामने मंत्र भी रखते हैं। हम्म तो जो मंत्र रखते हैं उसमें ध्यान भी हम अपनी विल को उपयोग में ला करके ध्यान वहाँ हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ लेकिन कभी कभी क्या है कि अपने आप आंखें जो बंद हो जाती है, ना आँख और उसले बंद आंख पे भी एक मंत्र दिखता है, और फिर कभी कभी क्या है कि बंद आंख करके भी मंत्र डर जाता है और हमारी चित्त भी भाग जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें आंख बंद करके ही करना है। कोई आंख खोली रखे, कोई सामने कोई चित्र या कोई अक्षर लिख के इसको देखते देखते नहीं करना है। पहली बात तो एकदम स्पष्ट ये होनी चाहिए कि हमने तो पहले एक संकल्प कर लिया है कि भाई मैं जो है वो उसके अंदर गायत्री के अंदर मैं डूबना चाहता हूँ। और अलग अलग पद्धति है, जैसे कि एक पद्धति है कि हम शब्दों को देखते हैं, अलग दूसरा है कि शब्दों के मीनिंग को अलग अलग करते हैं। समझे ना, ये दो चीज अलग है। एक मीनिंग अलग करते हैं, या फिर हम शब्दों जो होते हैं खाली शब्दों के ऊपर हम अटेंशन को देते हैं। जैसे कि ओम, जैसे आंख के सामने ओम आया, फिर भू आया, फिर भुवो आया, फिर स्व आया, इस तरह पूरा मंत्र जो आंख के सामने हम देखते हैं, या ऐसे समझो कि एक लिख रहे हैं, इस तरह हमारे सामने वो आंख के सामने आता है। जैसे हम लिखते हैं, ये भू लिखा, ये भुवो लिखा, ये स्व लिखा, इस तरह हमारी आंख के सामने पूरा मंत्र आता है। तो इस तरह हम अटेंशन को पकड़ के रखते हैं तो वो बना रहता है। अब जहाँ अटेंशन हमारा वीक पड़ा, या जो हमारा संकल्प था वो भी अगर इतना पावरफुल नहीं होता है, तो अटेंशन भी वीक पड़ जाता है, और बीच में हम डेविएट हो जाते हैं, मतलब कि और विचार घुस जाते हैं, और उस दौरान जो वो देखते थे या लिखते थे वो चीज़ गायब हो जाती है थोड़ी देर के लिए। जैसे ड्रिफ्टिंग में जैसे कैसे हो जाता है, इस तरह मानो कि हम ड्रिफ्ट हो गए और कोई दूसरे 2 4 5 विचार आ गए, फिर अचानक याद आता है अरे मुझे तो ये शब्द देखना है, ये गायत्री के अंदर डूबना है, तो फिर से पकड़ लेते हैं। पर वही बात है कि आपका अटेंशन की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, इतना आप इसको लंबे समय तक पकड़ के रखोगे। बाद में भी कभी भी छूट तो जाता है, ऐसा नहीं है कि 20 मिनट किया तो 20 मिनट हम इसको पकड़ के ही रख पाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बीच में वो तो जाएगा आएगा, ऐसा तो चलता रहेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम इसके साथ में रहे वो जरूरी है, और इसके लिए अटेंशन की क्वालिटी हमें अच्छी बनानी है। प्रिज्म करना है। जी जी, प्रिज्म करके हमको बनानी है। हाँ प्रिज्म करिए, दूसरी चीज भी उसमें कई चीज हो सकती है। नॉर्मल जी जी, नॉर्मल स्टेप करते हैं। तो ये मतलब कि आंखें तो अपनी बंद रखनी कंपलसरी है। हाँ आंखें बंद रखोगे तो ही ये तुम्हें आप अटेंशन को अंदर ले जाओगे ना, नहीं तो फिर बाहर की और चीजों है वहाँ चीज जाएगी, तो फिर अब उसके विचार चालू हो जाएंगे, तो वो तो आंख तो कंपलसरी बंद करना है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए निकिता। हाँ सर, मेडिटेशन अगर हम करते हैं और उस दौरान जैसे हम तो गायत्री माला भी करते हैं हर रोज, तो जब मेडिटेशन करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि हमें गायत्री का मंत्र दिखे या उसको हम याद करें, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ वो दो चीज अलग है ना, मेडिटेशन अलग है, जप अलग है। मेडिटेशन और जप दो बिल्कुल अलग चीज है। जप के अंदर हम कोई मंत्र का उपयोग करते हैं, मेडिटेशन के अंदर टेक्निक का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप श्वास नाक के अंदर आ रहा है जा रहा है, जैसे हम प्री सेंसिंग कराते थे पहले, एक मेडिटेशन की टेक्निक। तो प्री सेंसिंग में हम क्या करते थे कि भाई नाक में श्वास आ रहा है जा रहा है, बस उसको खाली देखते जाओ। वो तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर आधार है, 1 घंटा नहीं करना चाहिए, वो शरीर के ऊपर मन के ऊपर जबरदस्ती हो जाती है। इसको माइंड और शरीर को ट्रेन करना पड़ता है, और इसलिए तो तावरिया जी ने जो ये अपना
प्री सेंसिंग दिया था तो खाली 5 मिनट के लिए कहा था कि 5 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक करो। तो ज़्यादा फिर करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर फिर दबाव आ जाता है मन के ऊपर, तो कई बार कुछ गलती भी हो जाती है तो उसका दूसरा दुष्परिणाम आते हैं। ओके, तो 15 मिनट कर सकते हैं ज्यादा से? हाँ, 10-15 मिनट करो, अच्छा है। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। सर एक और बात पूछूं सर? हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर जैसे आपने बोला कि बुक 1 में 30 सूत्र में जो योग सूत्र के ब्लॉकेजेस दिए गए हैं कि ब्लॉक्स जो आने वाले हैं, मतलब जो रुकावट आती है साधना में, ऑब्स्टिकल्स हाँ, ऑब्स्टिकल्स। तो सर अगर ऐसे किसी की जिंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन उनको वो फायरी एस्पिरेशन डेवलप करना है, लेकिन कुछ न कुछ शायद दिल नहीं बोल रहा है या मूड स्विंग्स है बहुत, तो फिर उस इंसान को सिंसियर कैसे बनना है? क्योंकि मैं सर इतनी ज्यादा सिंसियर नहीं हूँ, तो वो सिंसियरिटी कैसे लाऊं? नहीं, वो फिर एक हमारा, इसलिए लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहले हमें लक्ष्य को तय करना पड़ेगा कि भाई मुझे, अगर लक्ष्य समझिए सिर्फ साधना नहीं है, दूसरी भी चीज, किसी चीजों में अटका हुआ है लक्ष्य, तो फिर क्या मेरा वेस्ट है साधना करना? नहीं 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 नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचना, वेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ छोटा सा भी किया है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा एक बार नाम भी ले लिया तो भी वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो कुछ भी वेस्ट तो इसमें है ही नहीं अध्यात्म के अंदर। फिर भी जो एक निष्ठा बननी चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगे इतना हम पथ के ऊपर जो जिस तरह हमें चलना चाहिए या कंसिस्टेंसी बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। तो इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, जो वीकनेस है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। कि भाई जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया और अभी नई साधना करनी है, तो मन को अंदर से टटोलना पड़ता है, मन को बहुत गहराई से देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ है, कौन सा अंदर एक आई है। दूसरी भाषा में कहे तो एक प्रकार का एक आई होता है अंदर, वो जो जैसे एक छोटे बच्चे कैसे होते हैं रुठ जाते हैं, इस तरह हमारे अंदर भी बहुत ऐसे आई पड़े हैं जो छोटी छोटी बातों में रुठ जाते हैं। तो उस आई को आपको आँख के सामने लाना है और उसको देखना है कि ये कौन से आई है जो मुझे रुकावट क्रिएट करते हैं। और जो जब इस तरह आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते जाओगे पहचानते जाओगे तो इनसे मुक्त हो पाओगे, फिर वो चीज़ इतनी दिक्कत नहीं देगी आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलिए तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीक में फिर से आगे देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।